Yes, very good morning all of you. I welcome you all to yet another session of 12th standard secondary practice. 12th standard secondary practice में आप सभी लोगों का स्वागत है. We started with a new heading that is called as retained earnings. We started with learning corporate finance in 12th standard secondary practice जहाँ पर हम सीख रहे हैं कि corporate finance majorly deals with two decisions. What are the two decisions? Financing decision and investment decision. In which I have made very clear that the 11th 12th standard secondary practice deals only with the financing decision, that is procurement of the capital. Procurement of the capital into the business can be done with two sources: borrowed capital and owned capital. We started learning about owned capital. Owned capital has majorly two sources. What are the two major sources? Share capital and retained earnings. Share capital has two more sources: equity shares and preference shares. Retained earning is the option which is available as a owned capital source to an existing profit making company. For a newly set up business, the option of retained earnings is not available. Why I am repeating this every day? ये रोज रोज खुद को बोलोगे तो याद रहेगा. अगली बार कोई पूछे तो ऐसा ब्लैंक पढ़ने की जरूरत नहीं है, फटक से आंसर आना चाहिए. व्हाट आर सोर्सेज ऑफ ओन कैपिटल? शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंसेस, फटाफट आना चाहिए. रोजाना इसको रिवाइज करते चलो, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 3 स्टार्ट है, मैंने पहले कहा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कौन आया? कुठे गेले होता? हाँ, तभी क्यों गए थे? हाँ, घर गए थे. काम भी घर क्यों गए थे? गाड़ी खराब है तो घर पे कैसे गए थे तुम? आते हो खराब हुई, जाते हो कि नहीं? मतलब एग्जैक्टली हुआ क्या? सुबह क्लास को आ रहे थे तब. अच्छा, तुम ब्रेक में घर जा रहे थे? नहीं समझाने में कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है. हाँ, चलो चलो चलो. फिर ठीक हुई कि नहीं हुई गाड़ी? हाँ, किसके घर गए? तुम्हारे क्या? अच्छा, बेश. हाँ, तुम हेलो, मैकेनिक आ गए अपने. ये मैकेनिक है क्या? हाँ, अब तुम दोनों कहाँ गए थे भाई साहब? हाँ, किसके घर पे? हाँ, वो किधर है? बालवीर आया? अरे उसको बैग लाया था ना अपन यहाँ पे. हाँ, मेरे को चकमा देके गया. आज 1:30 को लेक्चर होने के बाद अपन पूरी क्लास मिलके, बॉयज सब मिलके बालवीर के घर पे आज डाका डालेंगे. आज नहीं 1:30 नहीं सर, फाउंडेशन का होने दो, फाउंडेशन का होने दो. मैं सभी लोगों को एक कॉमन पॉइंट बोला, शिवाजी पुतली के बाद सब लोग मेरे को 4 बजे मिलना. 4 बजे तक मैं बिजी हूँ. 4 बजे तक बिजी हूँ. 4 बजे आ जाना सब. 4 बजे आज पूरे के पूरे. आज तो बालवीर के घर पे जाके देखेंगे क्या है, वांडा क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है. आज सुनो आज क्या है, सुनो मेरी बात. आज मोर्चा काटेंगे. एक तो पहले बालवीर के घर जाएंगे, फिर वो शाने के घर पे एक जाएंगे, शाने के घर पे, और नहीं उसके घर पे पूजा चल रही, उसके घर पे पूजा चल रही. शेट्टे के घर पे भी जाने को पैसे देने पड़ते, मालूम है क्या? लेकिन भाई याद से आज पक्का बालवीर के घर तो पक्का जाएंगे, सब जाएंगे, सब जाएंगे. और जाएंगे उसे वहां से पार्टी लेंगे. साइकिल पे जाएंगे, गाड़ी पे नहीं. साइकिल लेके आना सब लोग आप. लेकिन 4 बजे के बाद, 4 बजे तक मैं बहुत बिजी हूँ. फक्त सायकलची चेन आम्ही तोडू नको आणि पंक्चर करू नको म्हणजे बस. अच्छा, चलो 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 चलो. झालं 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 झालं. नहीं, लेकिन आज बिना बोले सब लोग मिलकर आज बालवीर के घर तो पक्का जाना. किसी के घर जाओ मत जाओ, उसके घर पे तो पक्का जाना है आज. उसके घर पे जाएंगे, फिर वहां क्या करेंगे वो वहां का वहां देखेंगे. चलो चिंता मत करो. इरादे तो बहुत नेक है मेरे. पतंगे रिटेन्ड अर्निंग्स. अगला पॉइंट क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स. रिटेन्ड अर्निंग्स बेबी, तू बहुत दिन के बाद आई है तो ध्यान दे दो. हाँ, रिटेन्ड. हाँ, डाउट, यस डाउट. वेट. हाँ,
capitalization of profits. Retained earning is also profit. Retained earning is also part and parcel of profit only, na? Is retained earning different from profit? It's a part of a profit which is kept aside. So whether you call it as capitalization of retained earnings or whether you call it as capitalization of profit doesn't make a difference, because ultimately retained earning also means profits. तेरा सवाल नहीं समझा मुझे. भाई प्रॉफिट्स निकाले तो प्रॉफिट्स है तो उसमें से थोड़े शेयर्स वालों को प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह तो उसमें से थोड़ा निकाल के देंगे या फिर रिटर्न आने के लिए उससे निकाल के. एक आयुष की राइटिंग स्किल्स देखे कि नहीं देखे तुम? सबको देखो. आयुष इधर इधर से ऐसा वो यहाँ पे तो लिख के बता. हाँ लिख के बता ना कैसे लिखने का. देख वो लिखता कैसे, देखो लिखना. वो क्या प्रॉफिट में से क्या तेरा क्वेश्चन क्या लिख के बता मेरे को. हाँ वो क्वेश्चन लिख के बता ना. हाँ अरे ले इंक काढ तू. थांब शाही भरतो तू. थांब लेक्चर होऊ दे तू. समझो इतने पूरे प्रॉफिट्स है, इसमें से इतने रिटर्न अर्निंग के और उसमें से है ना ये प्रॉफिट है. हाँ उसमें से 1/4 पार्ट समझो रिटर्न अर्निंग्स के और दूसरे सब इसको दे दिए शेयर्स वगैरह डिविडेंड. हाँ डिविडेंड को. तो डिविडेंड वाले पार्ट में से थोड़ा कम करके मतलब जो इक्विटी शेयर देते हैं उनको थोड़ा कम करके देंगे या फिर रिटर्न अर्निंग्स में से निकालेंगे, वैसा पूछ रहा हूँ. क्योंकि जो ये इक्विटी शेयर्स वाले थोड़े हैं ना तो उनको थोड़ा कम देंगे. तुम पढ़ते नहीं, तुमको डाउट आते हैं. कम से कम दूसरा जो पढ़ता है उसको डाउट है, उसको तो क्लियर करने दो. ओ नहीं बब्बो करे लाइन. हाँ इक्विटी शेयर्स वालों को देते उनको थोड़ा कम देंगे, मतलब ऐसे बोला नहीं रहता है इतने ही पैसे देंगे, तो उनको थोड़ा कम करके बोनस शेयर्स डालेंगे या फिर रिटर्न अर्निंग से निकालेंगे वैसा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में लिखा है रिटर्न अर्निंग. तो रिटर्न अर्निंग बोनस के लिए पैसा थोड़ी देने का अपने को. बोनस में खाली शेयर तो देने के. प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा उससे अलग. अरे प्रॉफिट निकालेंगे. प्रॉफिट यूटिलाइजेशन अपन रिटर्न अर्निंग में से करेंगे ना. रिटर्न अर्निंग में से ही करेंगे. तो पहले हम रिटर्न अर्निंग्स का इस्तेमाल करके बोनस शेयर्स को डिक्लेयर करेंगे ना. हिज क्वेश्चन वाज कि सर प्रॉफिट में से डिविडेंड और पेमेंट होने के बाद रिटर्न अर्निंग जो बचेगा, जब बोनस करना है तो बोनस इश्यू के लिए आपको कुछ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करना पड़ेगा. तो दैट कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज डन आउट ऑफ द रिटर्न अर्निंग्स. वेदर इट इज डन दैट इज एक्जैक्टली डन आउट ऑफ द रिटर्न अर्निंग्स. जो डिविडेंड डिक्लेयर है, डिविडेंड डिक्लेयर में से थोड़ी कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होगा. डिविडेंड इज अ कैश आउटफ्लो. Dividend is a cash outflow. In case of retained earnings, we do not have any cash outflow. So out of the retained profits or retained earnings, we can have bonus issue. Any other doubt? Any other doubt? Any other doubt? Who are the doubt clear? 100%. It's all on the policies of the board of directors. हो ना. तो ऐसे कंपनी है जिन्होंने अब तक डिविडेंड ही डिक्लेयर नहीं किया. जैसे गूगल का तुमने एग्जांपल लिया, उन्होंने आज तक डिविडेंड ही नहीं दिया. दे हैव पॉलिसी ऑफ रिटेनिंग एंटायर प्रॉफिट्स. इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी एंड द डिसीजन ऑफ द डायरेक्टर्स. देयर इज नो रूल इन द कंपनीज एक्ट दैट डिविडेंड शुड बी डिक्लेयर्ड. तो जब नियम नहीं है तो कोई कंपल्शन है क्या? कंपल्शन कब होता है? जब कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस या प्रोविजंस हो. देयर इज नो स्टैट्यूटरी प्रोविजन. द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग डिविडेंड सेज दैट डिविडेंड इज एट द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. The dividend is at the recommendation of the board of directors. The board of directors should recommend whether to pay dividend or whether not to pay dividend. If the board of directors is of the mind that we don't need to pay dividend, there is no compulsion as such. There can be 100% retained earnings of the profit for n number of years or throughout the lifetime of the company also. It will be company's policy. But they will have to ensure that the shareholders are satisfied.
वो उतना इंश्योर उनको करना पड़ेगा, चाहे फिर उसके लिए वो बोनस इश्यू करेंगे या फिर अपने कंपनी की परफॉर्मेंस के द्वारा उनके मार्केट वैल्यू में बढ़ोतरी कर दिखाएंगे. दैट दे हैव टू डिसाइड. इज इट ओके? एनी अदर पॉइंट, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, क्यों करना पड़ेगा? प्रॉफिट में ऊपर ऑलरेडी टैक्स निकालने के बाद रिटेन अर्निंग में टैक्स क्यों देना है? जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें से रिटेन अर्निंग होती है, टैक्सेबल प्रॉफिट में से रिटेन अर्निंग नहीं होती है. टैक्सेबल प्रॉफिट में से रिटेन अर्निंग ऑर्डर क्या पता है? प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स माइनस डिविडेंड. अगर डिविडेंड कौन सा? प्रेफरेंस डिविडेंड. उसके बाद जो बचा प्रॉफिट है उसमें से रिटेन अर्निंग्स या इक्विटी डिविडेंड. तो ऑलरेडी टैक्स ऊपर डिडक्ट हो चुका है. टैक्सेबल प्रॉफिट को आप रिटेन कर सकते क्या? लेट से मेरा प्रॉफिट 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए के ऊपर 3 लाख रुपए का टैक्स है और मैं रिटेन अर्निंग कर रहा हूं 10 लाख रुपए का. इज इट पॉसिबल? आई विल हैव टू कंपल्सरी पे दिस 3 लाख रुपीज ऑफ टैक्स ना. सो रिटेन अर्निंग इज आफ्टर टैक्स. समझा? समझा क्या क्यों 10 लाख रिटर्न नहीं कर सकते? क्योंकि उसके अंदर 3 लाख क्या है? टैक्स है जो आपको गवर्नमेंट को भरना है. हाँ, एनी अदर डाउट? हाँ 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 हाँ. क्या हुआ करो? क्या बोल रहा? पूछता तेरे डाउट पे आता, रुक ना. हाँ हाँ बोनस इश्यू करायचे पण ते कॅपिटल साठी त्या आधीच्या शेअर्सची व्हॅल्यू कमी करतात का? एक्स्ट्रा शेअर्स 100च्या वर शेअर्स 100च्या वर शेअर देतील ना. म्हणजे सर आता 100 1 करोडची पूर्ण व्हॅल्यू 100 शेअर्स मध्ये आहे. ऑथराइज कैपिटल ना. अब उसका बोलना है कि सर कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 1 करोड़ है. अब 1 करोड़ करने के बाद कंपनी को बोनस इश्यू करना है. बोनस इश्यू करना मतलब शेयर कैपिटल को बढ़ाना है. तो उसको पहले आपको कैपिटल क्लॉज को अल्टर करना पड़ेगा एमओए के. ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा, फिर बोनस शेयर जाएगा. समझ में आ रहा है? इसका कहना है कि सर 1 करोड़ का कैपिटल है ऑथराइज कैपिटल और ऑलरेडी 1 करोड़ का कंपनी ने शेयर कैपिटल इश्यू कर दिया. जितना ऑथराइज उससे ज्यादा इश्यू कर सकते क्या हम? नहीं कर सकते. कर सकते क्या? नहीं कर सकते. तो अगर बोनस देना है तो सबसे पहले प्राइमा फेसी एमओए में जाकर कैपिटल क्लॉज को अल्टर करना पड़ेगा और फिर जाकर हम एक्स्ट्रा बोनस शेयर इश्यू कर सकते. समझ ला? हाँ चल, डाउट पूछ. क्या उसके लिए क्लास को आना पड़ता है? उसने क्लास में आए ना तो समझ में आता है बेटा. आओ ना बेटा, तुम रोज मैं कुछ बोल रहा कि तुमको नहीं ना, तुम आओ क्लास को आओ. हाँ, एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट? चलो, रिटेन अर्निंग्स का पॉइंट क्लियर है सभी लोगों को? चलिए, नाउ व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग? व्हाट डिटरमाइंस द रिटेन अर्निंग्स? रिटेन अर्निंग्स किस हिसाब से डिटरमाइन किए जाते हैं? हाउ आर एग्जैक्टली रिटेन अर्निंग्स डिटरमाइंड? लेट्स फॉर एग्जांपल अज्यूम हम सभी लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उस बोर्ड में आते हैं. हम सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पूरी कमेटी में आते हैं. हम हर कोई डायरेक्टर है. अब बतौर डायरेक्टर हमें निर्णय लेना है वेदर टू डिक्लेयर डिविडेंड और वेदर टू हैव रिटेन अर्निंग्स. जैसे गणेश का सवाल था कि सर कितना कर सकते हैं, वो कितना करेंगे, कैसा करेंगे और क्यों करेंगे, उसकी कुछ वजह है. उसके लिए हमें यह समझना होगा व्हाट आर द डिफरेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग्स. If we understand what the different determinants, then we able to decide how a board of directors decides on whether to keep retained earnings or whether not to keep retained earnings. अरे गेटिंग माय पॉइंट? बतौर अगर आप डायरेक्टर हो और आपको निर्णय लेना है, कंपनी ने बोला ये 10 लाख का प्रॉफिट है, बताओ डायरेक्टर साहब क्या करोगे? डिविडेंड डिक्लेयर करोगे, रिटेन अर्निंग करोगे, दोनों भी करोगे, कैसे करोगे, क्या करोगे बताओ? उसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि व्हाट आर द डिफरेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग. जब रिटेन अर्निंग के सारे डिटरमिनेंट समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना रिटेन अर्निंग रखना है या कितना रिटेन अर्निंग नहीं रखना है. माधव ध्यान दे, डिटरमिनेंट्स ऑफ द रिटेन अर्निंग. फर्स्ट पॉइंट, टोटल अर्निंग्स ऑफ द कंपनी. यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस सिंपल टेबल. अर्निंग्स और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज प्रॉफिट. ओके, आई कैन ऑल्सो कॉल दिस अर्निंग्स एज प्रॉफिट एंड दिस इज माई retained earnings. Apply your common logic, common sense का इस्तेमाल करो. If the profits is high, if the profits are high, what will be the retained earnings? High or low? If the profits is low, there might not be retained earnings. कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत कम प्रॉफिट है या लो प्रॉफिट्स है, ऐसे केस में मैं रिटेन अर्निंग, तुम डायरेक्टर हो, तुम तुम्हारे दिमाग से सोचो, सब लोग क्या हो? डायरेक्टर. अभी तुम डायरेक्टर हो
तुमको रिटेन अर्निंग करना है या नहीं करना है, उस हिसाब से आप कीप योर सेल्फ इन पोजिशन ऑफ अ डायरेक्टर एंड ट्राई टू टेक अ डिसीजन। आपके कंपनी में बहुत ज्यादा सरप्लस प्रॉफिट है, अबनॉर्मल प्रॉफिट आपकी कंपनी ने कमाया है, तो ऐसे केस में बतौर डायरेक्टर विल यू थिंक ऑफ रिटेन अर्निंग्स और विल यू नॉट थिंक ऑफ रिटेन अर्निंग्स? In case of high earning, you will be thinking of high retained earnings or keeping of retained earnings. But in the case your company is not able to generate huge profits, the company is earning normal profits to meet its commitments of dividend and etc. But director, will you try to keep retained earnings or will you not try to keep retained earnings? We will not try to keep retained earnings. So can I say my retained earnings is dependent on total earnings? My retained earnings is dependent on total earnings. If total earnings are high, retained earning will be high. If total earnings are low, retained earnings will also be low. Are we clear? Are we clear? Sakshi and Sakshi, लक्ष्य द्या. If there is ample of profit, ample का मतलब क्या होता है? ज़्यादा, surplus. If there is ample profit, company can save and retain some part of the profit. More earnings of the company can save more. Attitude of the top management also decides the amount of retained earnings. टॉप मैनेजमेंट का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एटीट्यूड क्या है, उनकी सोच कैसी है, वो डिटरमाइन करता है कि प्रॉफिट कैसे। जो गूगल कंपनी है, उनको ऐसा लगता है कि हमें कभी वापस शेयर्स इशू करने की जरूरत ना पड़े और कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, तो ऐसे टॉप मैनेजमेंट का जो दृष्टिकोण एटीट्यूड है वो ये कहता है कि हम प्रॉफिट डिक्लेयर डिविडेंड के बतौर नहीं करेंगे, हमारा जो भी प्रॉफिट होगा हम हमारे पास संभाल के रखेंगे ताकि कल को कभी पैसे की जरूरत हम किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। ये उनका एटीट्यूड है। तो इस एटीट्यूड के मुताबिक दे हैव 100% रिटर्न अर्निंग ऑफ द प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट आता है वो पूरा की पूरा रिटर्न करते हैं। ये मैनेजमेंट का एटीट्यूड है। आर गेटिंग माय पॉइंट? उनका एटीट्यूड ये कहता है कि वी विल श्योरली नॉट डिक्लेयर डिविडेंड, क्योंकि अगर हमारे पास रिटर्न अर्निंग्स रहेगा तो कभी भी जिंदगी में हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेरेंट्स हमारे जो है खुददार होते हैं। खुददार क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने इनकम में से कुछ हिस्सा सेविंग में रखते हैं। सेविंग में क्यों रखा जाता है? ताकि कल को कोई भी चीज हो हमें किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, ताकि कल को कोई इमरजेंसी हो हम हमारे सेविंग में से हमारा जो कुछ भी है गुजारा कर सके। हाँ या ना? राइट? वो खुददारी कहती है कि हमें कभी भी किसी की जरूरत ना पड़े। ठीक उसी लॉजिक से कंपनी के पास जाओ, जिस कंपनी का एटीट्यूड ये है कि हमें कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, हम किसी के सामने हाथ ना फैले, ऐसे कंपनी नॉर्मली क्या करेगी? 100% रिटर्न अर्निंग रखेगी। और जिस कंपनी को लगता है जैसा होगा वैसा देखा जाएगा, जैसे रहेंगे देखा जाएगा, कल हो ना हो कल का कल देखेंगे, तो ऐसे कंपनी नॉर्मली 100% डिविडेंड पे विश्वास रखती है। There can be 100% dividend also, there can be 100% retained earning also. There is no provisions or compulsory statutory provisions for dividend and retained earnings in the Companies Act. Are you getting my point? कंपल्शन कब होता है? जब स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। कंपनीज एक्ट की किसी भी स्टैट्यूट प्रोविजन में कंपल्शन या स्टैट्यूटरी प्रोविजन डिविडेंड और रिटेन अर्निंग्स को नहीं है। सो इट इज ऑल अप टू द विल एंड विश ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ, सवाल है कुछ? नेक्स्ट, टैक्सेशन पॉलिसी। The taxation policy of the government is also important to determine the corporate savings. If the taxes levied are high rates, company may not save much of the profits in the form of reserves. The company may not save a lot of profits in the form of reserves. अब यहां पर टैक्सेशन पॉलिसी का भी अलग प्रोविजन है। इनकम टैक्स एक्ट में अगर हम देखें, रिटेन अर्निंग्स आर सब्जेक्ट टू सेपरेट टैक्स। रिटेन अर्निंग्स आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू सेपरेट टैक्स। अगर कंपनी लॉ बोर्ड ये चाहता है कि इन्वेस्टर्स को रिटर्न ज्यादा मिले, तो वो क्या करेंगे? रिटेन अर्निंग्स के ऊपर अलग से टैक्स लगा देंगे, एक्स्ट्रा टैक्स। तो रिटेन अर्निंग्स रखोगे, अगर एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है तो विल यू कीप रिटेन अर्निंग्स और विल यू लेट गो टू बी पेड एज डिविडेंड? बट ऑब्वियसली विल लेट गो टू बी पेड एज डिविडेंड। अननेसेसरी टैक्स लगा के सरकार की जेब भरने से अच्छा इन्वेस्टर की जेब भरो, कम से कम वो तो खुश रहे, वो तो कंपनी में पैसा लगाए। तो टैक्सेशन पॉलिसी रिटेन अर्निंग्स को लेकर गवर्नमेंट की क्या है, उसके हिसाब से सब चीजें डिसाइड होती है। अभी ओके? So it depends upon the taxation policy of the government. If it is favorable, then you'll keep retained earnings. If taxation policy is unfavorable, we will not keep retained earnings. Are we okay? Next point talks about dividend policy. The dividend policy decides upon the retained earning. अगर कंपनी का डिविडेंड पॉलिसी 100% डिविडेंड, इसका मतलब क्या है? रिटेन अर्निंग्स क्या है? 0. व्हाट इज माय रिटेन अर्निंग? 0. कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी 50-50, 50 तुम्हारा 50 मेरा, 50 ही है। कितना है? 50-50, 50-50। 50-50 में क्या है? 50% डिविडेंड, 50% रिटेन्ड अर्निंग्स। 50% तुम रख लो, 50% और किसी को दिया जाएगा, है ना? 50% डिविडेंड, 50% रिटेन्ड अर्निंग्स। हाँ या ना? हाँ या ना? वो पीछे की लाइट लगाओ, पिक्चर में बैठे बैठे लाइट लगा, पूरे लगा, पूरे लाइट। हाँ,
50% डिविडेंड और 50% रिटेन अर्निंग, ये डिविडेंड पॉलिसी है कंपनी की। तो कंपनी की पॉलिसी अगर 50-50 है तो 50% किसके लिए जाएगा? डिविडेंड के लिए जाएगा। 50% कहां जाएगा? डिविडेंड के लिए जाएगा। रिटेन अर्निंग्स के लिए 50 और डिविडेंड के लिए 50। अगर कंपनी का पॉलिसी 100% डिविडेंड का है तो रिटेन अर्निंग्स हमेशा क्या रहेगा? 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कंपनी की पॉलिसी है नो डिविडेंड, नो डिविडेंड पॉलिसी कंपनी गूगल की वजह से, ऐसे केस में रिटेन अर्निंग्स क्या रहेगा? 100%, राइट? If the policy of the board of directors regarding the distribution of the profits, a conservative dividend policy is needed for having accumulation of the profit. Conservative का मतलब ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करोगे तभी प्रॉफिट रिटर्न अर्निंग के लिए बचेगा ना। अगर आप डिविडेंड मन में आए तो खुशी खुशी बांट रहे हो तो अपने के लिए कुछ बचने वाला है क्या? नहीं। हमें कुछ बचाने के लिए थोड़ा कंजर्वेटिव रहना पड़ेगा, है ना। 2 चपाती उसमें से एक आध चपाती दूसरे को देंगे तो अपने लिए एक बचेगी। हम बहुत वो दातार बन रहे, दोनों की दोनों चपाती किसी और को दे दिया, है ना। तो हनीशा ने 2 चपाती लाई, दोनों की दोनों चपाती रिया को दे दी। हनीशा को क्या मिलेगा? बाबा जी का टुल्लू, है ना। क्या मिलना है भाई? बाबा जी का टुल्लू। तो हनीशा को बचाने के लिए उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे भी टिफिन में कुछ बचे। हाँ भाई, मेरी दोस्त भी भूखी है, वो भी बिचाली प्याली बीमार है 4 दिन से, उसको भी कुछ खाने को मिले, इसलिए उन्हें कहा 1 चपाती तुम रख लो, 1 चपाती मैं। तो कंजर्वेटिव रहना पड़ेगा। अगर वो कंजर्वेटिव नहीं है, बहुत ज्यादा दोस्ताना है, बोले नहीं दोनों चपाती रख ले, तो उसको भूखा रहना पड़ेगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर। डिविडेंड पॉलिसी कितनी कंजर्वेटिव है, कितनी ओपन है। कंजर्वेटिव मतलब लिमिटेशन ऑन डिविडेंड है, ओपन मतलब ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दे रहा है। ज्यादा डिविडेंड रहेगा तो कम रिटेन अर्निंग्स होगी, कम डिविडेंड होगा तो ज्यादा रिटेन अर्निंग्स होगी। बट द पॉलिसी अफेक्ट द शेयर होल्डर्स एज दे गेट डिविडेंड एट द लोअर रेट। लेकिन कम डिविडेंड देते तो नाराज कौन होता है? शेयर होल्डर, राइट। रिटेन अर्निंग्स की जो पॉलिसी है, डिविडेंड पॉलिसी है, इसमें नाराजगी किसकी आ सकती है? शेयर होल्डर्स की आ सकती है, क्योंकि उन्हें जो रिटर्न मिलता है वो डिविडेंड में से ही मिलता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंट्रोल। अ गवर्नमेंट इज अ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। कल को गवर्नमेंट के मन में आया, मोदी जी बोले कि नहीं सब कंपनियों को कंपलसरी कर दो कि डिविडेंड कंपलसरी डिक्लेयर करना है। तो जब नियम अगर गवर्नमेंट ने बना दिया तो सब कंपनी के लिए वो क्या हो जाएगा? मैंडेटरी, स्टैट्यूटरी, कंपलसरी। सो इट इज ऑल्सो एट टाइम्स इन्वेस्टर्स के हित में, अगर गवर्नमेंट ने सोचा कि कोई भी कंपनी ऐसी ना रहे जो 100% रिटर्न अर्निंग करे। हमारे भारत में हर कंपनी ने डिविडेंड देना चाहिए, तो फिर क्या कोई कंपनी भारत में ऐसी हो सकती है जो 100% रिटर्न अर्निंग रख सकती है? नहीं। सो इट विल गो एज पर द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। It is policies and rules regulation ensures that the companies work as per its regulation. A company has to formulate its dividend policy in accordance with the rules and regulations framed by the government. अगर डिविडेंड पेमेंट को लेकर अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी बन गई तो हमें हमारी डिविडेंड पॉलिसी उस गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट पॉलिसी को फॉलो नहीं करते, वी आर ब्रेकिंग द लॉ, वी माइट बी पनिश्ड एंड पेनलाइज्ड फॉर सेम। सो दीज आर द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। These are the various determinants of retained earnings. इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान रखते हुए आप बतौर डायरेक्टर रिटेन्ड अर्निंग्स का जो अपना निर्णय है वो लेंगे। अभी ओके एंड क्लियर? अभी ओके एंड क्लियर? सो हियर आई कंप्लीट द सोर्सेस ऑफ ओन्ड कैपिटल। यहां पर मैं कंप्लीट करता हूं सोर्सेस ऑफ ओन्ड कैपिटल। सोर्सेस ऑफ ओन्ड कैपिटल में मेजर क्या है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बारे में, उसके प्रोसीजर के बारे में, उसके प्रोविजंस के बारे में डिटेल में हम अगले चैप्टर में देखने वाले हैं। We are going to discuss in detail issue of share, जहाँ पे शेयर ही होगा। रिटेन्ड अर्निंग्स का पूरी बुक में इतना चाहिए, इसके बाद अब रिटेन्ड अर्निंग वापस देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद जो देखने मिलेगा सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स। शेयर्स के प्रोविजन, हर चीज, उसका प्रोसीजरल, उसके प्रोविजन, हर चीज हम देखेंगे, राइट। तो उसके अंदर और भी चीजें आएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सोर्स। अभी हम इस चैप्टर में ब्रीफ ले रहे हैं। What are we trying to do? We are trying to have a brief overview of the sources of finance in chapter number 2. In chapter number 3 onwards, 3, 4, 5, we are going to discuss in detail of the few of the sources. We are going to discuss shares, we are going to discuss debentures, we are going to discuss deposits. ये 3 ऐसे sources हैं जिसको हमें डिटेल में डिस्कस करना है आने वाले चैप्टर्स में। बाकी सोर्सेज का सिर्फ यहीं पे एक बार बखाना है, बाद में आगे इनका कहीं भी जो है आगे दिया गया नहीं है। Starting with the next point, sources of borrowed capital. फिर से corporate finance talks about financing decision and investment decision. Financing decision talks about procurement of capital into the business. Procurement or raising of the capital into business is majorly from 2 sources. What are the 2 sources? Owned capital and borrowed capital. Owned capital has 2 major sources: share capital and retained earning. Share capital has 2 sources: preference shares, equity shares.
Now we have completed share capital, we have completed equity shares, we have completed preference shares, we have completed retained earnings. So have I completed retained earnings, sorry, owned capital part? So sources of finance being the owned capital for a joint stock company and its description is now complete. Brief discussion. In detail discussion will start in the next chapter on the shares. Now what we have to discuss now is the other part of the source of finance which is called as borrowed capital. जो अपने नहीं है, हम तो अपने नहीं है भाई, हम तो पराये है. जो अपने नहीं है, जो पराये है, अब उसके बारे में डिस्कस करना है. दैट इज कॉल्ड एज बोरोड कैपिटल. किसी से बोरो करना यानी बोरोड कैपिटल होता है. लेट्स फॉर एग्जांपल अज्यूम कि रेवनवार ने हमारे वड़ा पाव से बोला कि भाई 10,000 रुपये उधार दो, एक 6-7 दिन के लिए मुझे थोड़ा काम है, फ्रेंडी को थोड़ा गिफ्ट देना है. फ्रेंड, फ्रेंडा, फ्रेंडी, फ्रेंडा, फ्रेंडी, वट एवर इट इज. तो रेवनवार ने बोला कि 10,000 रुपये दो, मुझे फ्रेंड, फ्रेंडा, फ्रेंडी को जो भी है वो गिफ्ट देना है. तो फिर हमारे वड़ा पाव ने 10,000 रुपये लिए दिए, लेकिन दोस्त क्या बोलता है अपना वड़ा पाव, घ्यायला तरी आहे तर परत कधी देणार. He said after 15 days I will return your money. Now ये कौन है भाई साहब? ये दोस्त है हमारे रेवनवार के. कौन है? दोस्त है. पिताजी है क्या? नहीं. एग्जाम्पल समझो रे. अगर पिताजी से पैसे लेते तो वो क्या होता? ओन्ड कैपिटल. घर का ही पैसा, पिताजी को थोड़ी पैसे लौटाते हम. लौटाते क्या? नहीं लौटाते. हो विट्ठला, लौटाते क्या हम? नहीं लौटाते. लेकिन ये दोस्त है. दोस्त से जब हम पैसे लेते हैं तो वो क्या होते हैं? ओन कैपिटल होता है, बोरोड होते हैं. उधार लेते हैं या खुद के पैसे होते हैं? वो उधार. दोस्त से लिया उधार चुकाना चाहिए, है ना, ऐसा कहते हैं ना. तो 15 दिन का वक्त बोला है, तो 15 दिन के बाद पैसे लौटाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? रेवनवार की. इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेवनवार टू रिटर्न दिस 10,000 विद इन टाइम ऑफ 15 डेज एज ही हैज प्रॉमिस्ड. सबसे पहली बात इससे हमें यह समझ में आती है, बोरोड कैपिटल रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है? रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है? रिडीमेबल. रिडीमेबल मतलब विच इज टू बी रीपेड. नहीं, विच इज which stays with lifetime is redeemable. Redeemable. Irredeemable. Irredeemable. Redeemable. तो borrowed capital क्या है? Irredeemable. Redeemable मतलब which stays forever. हाँ, that means which is to be repaid. Which is to be repaid is called as redeemable. 15 दिन के बाद इसका पेमेंट वापस देना है. तो borrowed capital क्या हुआ? कंपल्सरीली रिडीमेबल कैपिटल. तो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस आगे डैश लिख दो, रिडीमेबल कैपिटल. क्या हम लिखेंगे इसे? रिडीमेबल कैपिटल. ये कौन सा कैपिटल है? रिडीमेबल कैपिटल. क्या है बेटा ये? रिडीमेबल कैपिटल. क्या है ये? रिडीमेबल कैपिटल. यस. सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल. अब ये उधार जो पैसा हम लाएंगे बिजनेस में, ये कौन से सोर्सेस से लाया जा सकता है, ये अभी हमें डिस्कस करना है. एक सोल ट्रेडर के लिए सोर्सेस क्या हो सकते हैं? कोई बताएगा मुझे? फॉर अ सोल ट्रेडर, आई एम नॉट डिस्कसिंग जॉइंट स्टॉक कंपनी. हाँ बोलो इशिता जी. लोन फ्रॉम बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस. हाँ. Personal loans from friends and relatives. Yes. Private institution, banks, friends and relatives. Secured loans, unsecured loans. हाँ? From lenders सभी आ गए. तो भाई borrowed capital के sources क्या हो सकते हैं? जब हम किसी से दोस्त से उधार लिए, that can be borrowed capital. We can also borrow money from our relatives also. We can borrow money from financial institutions, private finance, commercial, whatever it may be. Loans from institutions, loans from friends, loans from relatives. This could be the various sources of borrowed capital. But try to understand the point that a joint stock company is a body corporate and it is more having the requirements of a large amount of capital as compared to that of a sole trading concern. We all know normally a joint stock company is formed whenever the organization or the size of the organization or size of business is relatively large. So whenever the size of the business will be relatively large, the requirement of capital will also be large. I said you on the capital mix time that the
standard adequate capital mix is 6:4. 6:4. 60 पैसा of the debt capital and 40 पैसा of the owned capital. किसी भी बिजनेस में 60 पैसे बोरोड होने चाहिए, 40 पैसे ओन होने चाहिए. ये जब आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो. अगर आप बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो तो 50-50 विल ऑल्सो बी ओके एंड फाइन. लेट्स एग्जाम्पल से कंसिडर करते हैं कि हमने ये निर्णय लिया है कि 6:4 का रेशियो हम मेंटेन करेंगे. मेरे बिजनेस में, मेरे कंपनी में अब 10 करोड़ रुपए की जरूरत है. कितनी जरूरत है? 10 करोड़ की. अभी कंपनी नहीं बन रही है, तो 10 करोड़ के लागत में मैंने कैपिटल मिक्स डिसाइड किया है 6:4. तो मुझे बोरोड कैपिटल कितना लाना पड़ेगा? 6 करोड़. ओन्ड कैपिटल कितना लाना पड़ेगा? 4 करोड़. नाउ पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड इज दिस इज अ न्यू कंपनी व्हिच इज टू बी फॉर्म्ड. ओन्ड कैपिटल में मेरे पास सोर्स क्या है? आइदर इशू इक्विटी शेयर्स, आइदर इशू प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में मैंने सिखाया था. नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स हम कब इशू करती है? कंपनी जब बनती है तब, या थोड़े दिन बाद कंपनी ऑपरेशन में आने के बाद. कंपनी ऑपरेशन में आने के बाद. क्यों ऐसे? क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड में फिक्स कमिटमेंट होती है, जिसके लिए शुरुआत में कंपनी रेडी नहीं होती. डे 1 से ही उनको डिविडेंड देना पड़ेगा, पहले ही साल से. तो नॉर्मली हम प्रेफरेंस शेयर्स को इशू नहीं करते. बट और एक फाइनेंस मैनेजर, अगर आप आपका दिमाग लगाओ तो जो 4 करोड़ का ओन कैपिटल हमें रेस करना है, वो कहां से रेस करोगे? इक्विटी कैपिटल. रिटेन अर्निंग्स का ऑप्शन है क्या मेरे पास? नहीं है. प्रेफरेंस शेयर्स लोगे क्या? नहीं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स अगर ले लोगे तो उसके लिए फिक्स कमिटमेंट देनी पड़ेगी. पहले ही साल से इनकम होगा, उसकी गारंटी है क्या? नहीं है. तो अगर गारंटी नहीं, इनकम नहीं हुई तो वो लोग नाराज होते हैं. नाराजगी करने से अच्छा, कंपनी का रेपुटेशन खराब करने से अच्छा प्रेफरेंसेस इशू मत करो. तो बतौर फाइनेंस मैनेजर आप क्या करोगे? 4 करोड़ कहां से लाओगे? इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे और इक्विटी शेयर्स इशू कर 4 करोड़ रुपए ला लोगे. चलो अज्यूम करो सब फाइनेंस मैनेजर अपने अपने कंपनियों के, आप सभी लोगों ने इक्विटी शेयर्स को इशू किया. इक्विटी शेयर्स को इशू कर जो है 4 करोड़ रुपए रेस कर लिए. अपने पास कितने आ गए बेटा अभी भाले? 4 करोड़. अब और कितने लाने हैं? 6 करोड़. ये कहां से लाने हैं? बोरोड कैपिटल से लाने हैं. तब वो सिखाऊंगा मैं तुम्हें कि ये 6 करोड़ कैसे, कहां और कौन से सोर्सेस से लाए जा सकते हैं. Are you getting my point? Now in this particular part and discussion of the chapter, you as a finance manager will come to know from which all sources we can bring this 6 crore into my business. Are you getting my point? Are you getting my point? Let's start with discussion. Sources of borrowed capital. Only owned capital is not sufficient to carry the business activities of a joint stock company. A company needs borrowed capital to supplement its owned capital. सिर्फ 4 करोड़ में 10 करोड़ की कंपनी स्टार्ट होगी क्या? नहीं. बिजनेस आइडिया अपनी 10 करोड़ की है, तो उसके लिए अपने को सप्लीमेंट किसका लगेगा? हेल्प किसका लगेगा? टेकन किसका लगेगा? सपोर्ट किसका लगेगा? बोरोड कैपिटल का लगेगा. एवरी ट्रेडिंग कंपनी इज एंटाइटल्ड टू बोरो मनी. However, it is normal practice to have an express provision in the MOA enabling a company to borrow money. There is an express provision. Express का मतलब return. There is a return provision into the MOA regarding borrowing capacity of the company. Company derives its power from the MOA. Company derives its power from the MOA. Let's for example say company के MOA में expressly दिया है that the borrowing capability of the company or the amount of borrowed capital which the company can borrow is 4 crore. क्या बोला मैंने? It is given expressly in the MOA that the borrowing capital capacity of the company is 4 crore. तो मैं क्या 6 करोड़ बोरो कर सकता हूं क्या? नहीं. Because any act done ultra virus the MOA are invalid. Are invalid. अगर MOA में expressly दिया गया है कि बोरोड कैपिटल से 4 करोड़ तक ही लिया जाता, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आपको इक्विटी शेयर कैपिटल से कितना पैसा रेज करना पड़ेगा? 6 करोड़ रुपए. अगर एक्सप्रेसली नहीं दिया गया है तब फिर अपने अपने हिसाब से अपन निर्णय ले सकते हैं. लेकिन एमओए के अंदर एक्सप्रेसली दिया है कैपिटल क्लॉज में दैट बोरोड कैपिटल कैन ओनली बी 40%. तो हम कितना ले सकते हैं 10 करोड़ में लोन? 4 करोड़. 4 करोड़ से ज्यादा ले सकते हैं क्या? नहीं. क्योंकि अगर डायरेक्टर 4 करोड़ की लिमिट रहने के बाद भी, एमओए में लिमिट कितनी दी है? 4 करोड़. उसके बाद भी अगर डायरेक्टर 5 करोड़ का लोन लेता है तो पूरा की पूरा लोन वाला ट्रांजैक्शन अल्ट्रा वायरस होता है. याद है 11th स्टैंडर्ड अल्ट्रा वायरस? व्हाट इज अल्ट्रा वायरस? एनी एक्ट डन बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द एमओए इज अ अल्ट्रा वायरस एक्ट एंड अल्ट्रा वायरस एक्ट आर इनवैलिड. अल्ट्रा वायरस एक्ट आर इनवैलिड. तो अगर 5 करोड़ का लोन लिया जाता है वो पूरा की पूरा लोन क्या हो जाता है? इनवैलिड हो जाता है. तो उस लोन के लिए कंपनी कतई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई भी बैंक जब आपको लोन देगा, लोन देने से पहले देखेगा कि एमओए में बोरिंग कैपेसिटी क्या है.
वो भी इतने बेवकूफ नहीं है, वहां पे एक और आता है, कौन सा डॉक्ट्राइन? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। वो क्या कहता है कि जो कंपनी के साथ ट्रांजैक्ट करता है, इट इज अज्यूम्ड दैट ही हैज रेड द एमओए एंड एओए। तो कोई भी बैंक तुम्हें लोन देने से पहले तुम्हारा एमओए पढ़ेगी, उसके अंदर कैपिटल क्लॉज देखेगी, उसके अंदर बोरोड कैपिटल की कुछ एक्सप्रेस कंडीशंस है क्या वो देखेगी, उसके बाद ही आपको लोन देगी। तो बैंक तो होशियार रहती है, बैंक ऑलवेज विंस। बैंक में एमओए में दिखा है क्लियर कि 40% ही है, तो 5 करोड़ का लोन देगी क्या बैंक? एक बार भी नहीं देगी। बैंक कितना मिलेगा? 4 करोड़ मिलेगा भाई मैक्सिमम। सो अगर एमओए में एक्सप्रेसली दिया गया है, इफ इट इज एक्सप्रेसली रिटन इन द एमओए, then the borrowing capacity or borrowed capital of the company can be brought to only that extent. Am I clear? जैसे शेयर कैपिटल कितने एक्सटेंट तक ले सकते हैं हम? ऑथराइज कैपिटल की जितना। ठीक उसी हिसाब से अगर बोरोड कैपिटल का भी अगर कुछ कंडीशन दिया गया है तो हम कितना तक बोरो कर सकते हैं? जितना कि एक्सप्रेसली दिया गया है। Am I okay? Memorandum authorizes the company to exercise borrowing powers, whereas articles of association provides as to how and by whom this power shall be exercised. Borrowing limit कौन बताता है? एमओए। पावर कहां से मिल रहा है अपने को? एमओए से। पावर को एक्सरसाइज कैसे करना है कौन बताता है? एओए। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन स्टेट किस पावर का इस्तेमाल कैसे करना है और किसने करना है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिया है, एमओए में लिमिट दी है 4 करोड़ की। एमओए में लिमिट दी है, लेट्स अपना 6 करोड़ चल रहा है एग्जांपल, एमओए में लिमिट दी है 6 करोड़ की। लेकिन इस 6 करोड़ की पावर को यूटिलाइज कैसे करना है, उसके लिए पावर का रूल कहां पे दिया होगा? एओए में। एओए में दिया गया है बोरोड कैपिटल, लिमिट ऑफ द बोरोड कैपिटल कैन बी एक्सेस ओनली बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो जब लोन लेने का काम करना पड़ेगा वो कौन लेगा? मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर कोई नॉर्मल डायरेक्टर ने लोन लिया तो वो क्या हो जाएगा? इनवैलिड। वो क्या हो जाएगा? इनवैलिड। वो क्या हो जाएगा? इनवैलिड। लेकिन क्या ये एक्ट अल्ट्रा वायरस है? इज इट एन अल्ट्रा वायरस एक्ट? इट इज नॉट अल्ट्रा वायरस बिकॉज it is not beyond the powers of the MOA. Only those act beyond the powers of the MOA are ultra virus and invalid. अगर कंपनी ने 6 करोड़ रुपए का लोन लिया है, मैंने क्या बोला? पावर कहां से मिलता है? एमओए से। एमओए में पावर कितना दिया अपने को? 6 करोड़। 6 करोड़ का पावर दिया, लेकिन पावर का यूज कैसे करना है ये कौन बताता है अपने को? बायलॉज कौन देता है? एओए। एओए में क्या बोला? बोरिंग कौन करेगा? मैनेजिंग डायरेक्टर। सादा सुधा डायरेक्टर आया, 6 करोड़ का लोन ले लिया। Now is it an ultra virus act? No. It is within the powers of the MOA. It is within the powers of the MOA. Is it out of the powers of the MOA? No. यहाँ पे क्या अप्लाई होगा? अल्ट्रा वायरस या डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। कंपनी ये नहीं बोल सकती हमारे डायरेक्टर को तो अथॉरिटीज नहीं थी, तुमने कैसे कहा हमारे डायरेक्टर को? हमने एओए में लिखा है हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर के पास पावर है, डायरेक्टर ने लिया, ये तो नॉर्मल डायरेक्टर है, लोन की रकम भूल जाओ, तुम और डायरेक्टर देख लो। नहीं, अगर वो एमओए के पावर्स के बियॉन्ड की रकम होती तो ही बैंक को बोल सकती कंपनी कि हमारा कोई संबंध नहीं है। दिस एक्ट इवन इफ इट इज अल्ट्रा वायरस द एओए, इट इज विद इन द पावर्स ऑफ द एमओए। ओनली दोज एक्ट beyond the powers of the MOA are invalid. Any act which is within the power of the MOA and out of the power of the AOA are valid. तो बैंक ने दिए हुए 6 करोड़ रुपए के लिए कंपनी हाथ नहीं उठा सकती कि डायरेक्टर ले रहा है कि मैनेजिंग डायरेक्टर ले रहा है। ये इंटरनल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है जिसके लिए आप बैंक को रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं क्या? नहीं। बैंक को आप बोल सकते कि एओए में बोला है 4 करोड़, आप 6 करोड़ कैसे दे रहे हो? अब वो मैनेजिंग डायरेक्टर ने लेना कि चिंटू ने लेना, पिल्लू ने लेना, चकुली ने लेना, किसने लेना, वो अपने को मालूम नहीं ना। वो देखने करने का काम किसका है? कंपनी का है। तो कंपनी देखे, कंपनी समझे, हो चकुली है ना, बरोबर है क्या? वो कंपनी देखे। अब कंपनी के एओए में दिया कि चकुली लेंगी, चकुली लोन लेंगे, चकुली ने लोन ले लिया, लोन को लिया, चिन्नुताई ने लोन ले लिया। अब चिन्नुताई ने लोन ले लिया तो फिर वो क्या हो गया? अल्ट्रा वायरस एओए। क्या हो गया वो? अल्ट्रा वायरस एओए। क्या हुआ? अल्ट्रा वायरस एओए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एनी एक्ट which is ultra virus the MOA is always invalid. Any act within the powers of the MOA and ultra virus the AOA is always valid. Are you getting my point? Are you getting my point? Yes.
The power to borrow the money is normally exercised by the board of directors of the company. Is normally exercised by the board of directors of the company. A private company may exercise its borrowing powers immediately after the incorporation. A private company may exercise its borrowing powers immediately after the incorporation. However, a public company cannot exercise its borrowing powers until secures certificate of commencement of business. Documents related to incorporation. प्राइवेट कंपनी का जन्म कब होता है? When it receives the certificate of incorporation. Public company, certificate of incorporation plus commencement of business certificate. तो प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलते ही, जन्म होते ही बोरो कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी which is incorporated and has received the certificate of incorporation will have to wait to gain commencement of business certificate. A public company who has received the certificate of incorporation will have to wait for certificate of commencement of business to borrow the money. Am I okay? Am I okay? Right? चलिए. The capital may be borrowed for short term, medium term or long term requirements. Borrowed capital ये फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए भी होता है. बोरोड कैपिटल ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए भी होता है. माय क्वेश्चन टू यू इज सिंपल. साक्षी चौधरी आप आंसर बताएं मुझे कि अगर मुझे बोरोइंग वर्किंग कैपिटल के लिए करनी है तो विल इट बी फॉर अ लॉन्ग पीरियड और विल इट बी फॉर अ शॉर्ट पीरियड? अदर शुड नॉट आंसर. आगे पीछे जो भी है सब लोग मास्क नीचे करो. मेरे को दिखाई देते मास्क के अंदर कौन आड़ में बात कर रहा दिखाई भी नहीं देता है. हाँ साक्षी, डू यू नो द आंसर? डू यू नो द आंसर? हाँ इशिता बताओ मुझे. शॉर्ट वर्किंग कैपिटल इज सर्कुलेटिंग कैपिटल. तो अगर हम सीसी ले रहे हैं इट इज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोड कैपिटल. बोरोड कैपिटल वर्किंग कैपिटल के लिए भी लिया जा सकता है, बोरोड कैपिटल ये फिक्स कैपिटल के लिए भी लिया जा सकता है. अगर मैं बोरोड कैपिटल मशीनरी खरीदने के लिए कर रहा हूं इट इज long term. That means I am using borrowed capital to meet my long term funds requirement. If I am borrowing a overdraft, I am taking a overdraft. Overdraft is for a short period. So that means this borrowed capital is for a short period which is borrowed to meet my working capital requirement. Capital requirement दो तरह की होती है. एक होता है फिक्स कैपिटल, दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल. जो ज्यादा वक्त के लिए लगता है वो क्या है? फिक्स कैपिटल. जो कम वक्त के लिए लगता है वो क्या है? वर्किंग कैपिटल. तो कैश क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट, कैश क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट, फिर आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कॉल लोन, ये इस तरह की जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं ना बोरोइंग, ये सारी बोरोइंग जैसे दोस्त से 15 दिन के लिए उधार लिया, ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? शॉर्ट टर्म. तो बोरोड कैपिटल ये शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए भी होता है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए भी होता है. और बोरोड कैपिटल ये लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के लिए भी होता है. फैक्ट्री बिल्डिंग को बनाने के लिए लिया गया लोन, प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए लिया गया लोन. विल इट बी फॉर अ शॉर्ट पीरियड और विल इट बी फॉर लॉन्ग पीरियड? लॉन्ग पीरियड. व्हीकल के लिए लॉन्ग भी नहीं रहेगा, शॉर्ट भी नहीं, वो क्या होगा? मीडियम. फैक्ट्री में या बिजनेस में व्हीकल्स खरीदने हैं, सो विल इट बी फॉर अ लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड? It won't be long, it won't be short, it would be for medium. So depending upon the time period of the requirement of the capital, the borrowed capital may be raised for long term, short term or medium term. Is it okay? It is better to raise borrowed capital at a later stage of the company's business. Can you tell me the logic? Anybody? Raise your hand if you wish to answer. हाँ चकुली बोल. हाँ पिल्लो. Why is it given here कि borrowed capital को कंपनी की थोड़े लेटर स्टेज में ही रेस करना चाहिए, बनते ही borrowed capital नहीं लेना चाहिए? ऐसे क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर? Don't raise hand. I am going to ask मेरे हिसाब से. हम बताओ दीक्षा. Exactly. तो देने के लिए नहीं रहता तो फिर बोरोड कैपिटल पे देना थोड़ी. बोरोड कैपिटल लिया तो मैं सालों तक रखूंगा ना, देना क्या है उसको? इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि डे वन से अगर मैं बोरोड कैपिटल लूं तो डे वन से ही मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है पिल्लो.
इसलिए हम बोरोड कैपिटल को इमीडिएटली डे वन से नहीं आते, क्योंकि बोरोड कैपिटल अगर लो, प्रेफरेंस शेयर्स अगर हम लो, कमिटमेंट कंपनी की डे वन से बन जाती है। कोई भी ऐसा दुनिया में बिजनेस नहीं कि लगा कि प्रॉफिट शुरू हो गया, ऐसा दुनिया में कोई भी बिजनेस नहीं। एक्सपीरियंस बहुत है अपने को, प्रैक्टिकल नॉलेज है ना। कोई भी पैसा ऐसा स्टार्ट किया कि कल से प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, ऐसा नहीं रहता। बहुत वक्त लगता है, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी आती है, बहुत वक्त लगता है, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी आती है। तो बिजनेस नया शुरू किया, बहुत ज्यादा बोरोड कैपिटल ले लिया, तो डे वन से आपको इंटरेस्ट देने की कैपेबिलिटी चाहिए, और इंटरेस्ट ना दे तो कंपनी वहीं पे खत्म होने लगती है। एक फिक्स कमिटमेंट हो जाती है बोरोड कैपिटल, क्योंकि बोरोड कैपिटल को जो रिटर्न देना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? इंटरेस्ट, विच इज टू बी पेड, विच इज टू बी पेड irrespective of whether the company is earning profit or whether the company is making loss। चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो, चाहे कंपनी लॉस में हो, फर्क नहीं पड़ता। बोरोड कैपिटल वाले को कंपलसरी इंटरेस्ट, एक बार का प्रेफरेंस शेयर तो भी ठीक है, पहले साल में प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉफिट नहीं है तो प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर करना कंपलसरी है क्या? नहीं है। लेकिन यहां पे ये लोग मानतेगा, ये लोग नहीं मानते। भाई साहब, भावनाएं हमको मत बताओ, हमारे पास बहुत सारी भावना है, लेकिन तुम सद्भावना रखो और हमें हमारा इंटरेस्ट दो। वाह, सो रिदमिक ना, भावना, सद्भावना, भावना। चलो आओ, तो अभी क्या बोला जा रहा है? बोरोड कैपिटल अगर कंपनी ले लेता है तो पहले ही साल से आपकी इंटरेस्ट को लेकर फिक्स कमिटमेंट हो जाएगी, जो कि नॉर्मली बिजनेस के लिए डिफिकल्ट जाता है एट द अर्ली और प्रिमिटिव स्टेज ऑफ द बिजनेस। इसीलिए बोरोड कैपिटल को थोड़ा वक्त के बाद, एक बिजनेस एक नॉर्मल रूटीन में आए उसके बाद बोरोड कैपिटल रेज करना चाहिए, ऐसा वहां पर कहा है। When a company want to expand or diversify its business, it requires additional capital. This additional capital can be raised by issue of debentures, accepting deposits, bonds, loans from commercial banks and financial institutions, etc. ये सारे क्या है? सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल। एक्सपांशन करने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, राइट, ये रिनोवेशन करने के लिए, ये सभी चीजें करने के लिए हमें क्या लगेगा? एडिशनल कैपिटल लगेगा। एडिशनल कैपिटल सिर्फ एक सोर्स से आएगा क्या? दोनों सोर्सेस से आएगा। तो हमें उस वक्त भी बोरोड कैपिटल की, बिजनेस को शुरू करते वक्त और बिजनेस में ये सारी चीजें करते वक्त हमें बोरोड कैपिटल की रिक्वायरमेंट जरूर होगी। इंटरेस्ट इज पेड ऑन द बोरोड कैपिटल। व्हाट इज द रिवॉर्ड और व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल? नॉट रिवॉर्ड, वी कैन से कॉस्ट। बोरोड कैपिटल जो मैं बिजनेस में लेकर आ रहा हूं, उसका खर्चा क्या है? इंटरेस्ट, विच इज कंपल्सरी ऑब्लिगेशन। क्या बोला मैंने? विच इज अ कंपल्सरी ऑब्लिगेशन। वेदर द कंपनी इज making profits or whether the company is into loss doesn't make a difference. The company has to compulsorily pay interest. It is paid at fixed rate. जब लोन लिया है तभी इंटरेस्ट रेट तय होता है, ऐसा थोड़ी है आता घेऊन टाक नंतर बघू, ऐसा नहीं रहता। लोन के टर्म्स जब होते हैं, तय होते हैं, जब आप बोरो करते हैं उसी दिन आपको तय करना पड़ता है कि क्या इंटरेस्ट देंगे। ऐसा नहीं है आता घे नंतर बघू। मान लो हमारे प्रेम ने जूली को लोन दिया, जूली पूछ रही थी क्या ब्याज है बताओ ना। प्रेम बोला नहीं नहीं, अरे तू क्या, मेरा ज बेटा, ये ले। तो अभी ले, भाई जैसा बेटा है, बेटे जैसा भाई है। तो बोला कि नहीं तो काम करो, तुम्हें अभी पैसा ले लो, तुम्हें पैसा ले लो, अपन बात का बात देखेंगे, इसलिए कम बातें करना। एक बार मैं बोला ना, ध्यान देना, एक बार मैं बोला तो सुन लेना ब्रेक में। हाँ, तो भाई हमारे प्रेम ने बोला कि तू मेरा भाई जैसा भाई है जूली, तो एक काम कर, ये ले, भाई जैसा भाई है, 1 लाख रुपए ले। फिर प्रेम तो अपना ब्याज लेता, तो जूली को मालूम है कि भाई भाई जैसा भाई बोल रहा है, लेकिन ये भाई बाद में फिर बहुत तंग करता। तो बोले नहीं नहीं भाई, मैं कोई बात बोला, अपना ब्याज क्या है? अरे नहीं रे, मैं तेरे से ज्यादा लूंगा क्या, तू लेना अभी, जे जा ले। अरे मैं तेरे को बोल रहा ना ले। अब कहीं ना कहीं जूली को लग रहा कि भाई भाई बोल रहा है, इतना प्रेम चार है, तो प्रेम नाम है, प्रेम है, भाई भाई में इतना प्रेम है, तो उसको लग रहा कि कल को अपने को जब रिपेमेंट की बात आएगी तो 10-12% का इंटरेस्ट एनुअल देना पड़ेगा। वो हिसाब में है। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है क्या? टर्म्स ऑफ बोरिंग क्लियर है क्या? नहीं है। अब बाद में 1 साल हो गया, 1 साल के बाद भाई भाई, प्रेम वाले भाई, प्रेम चारा रखने वाले प्रेम के साथ वाले भाई भाई दोनों मिल गए, और अब जूली ने बोला कि ये 1 लाख रुपए, अरे ऊपर का, इसके ऊपर का 12,000 का ब्याज, 1,12,000 रुपए रख लो। मैंने कब बोला भाई मैं 12% का ब्याज लूंगा? मेरा तो 10% का मीटर चलता है महीने का, 120% ब्याज लगेगा सालाना। कितना? इतना देते तुम 120% का ब्याज लगेगा। कितना? 120%। वो भाई भाई गया भाड़ में, 2,20,000 रुपए निकाल, क्योंकि ना बीवी ना भैया, ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। प्रेम क्या बोला? 2,20,000 रुपए पाहिजे।
ये ऐसी पोजीशन क्यों आ रही है? क्योंकि टर्म्स क्लियर नहीं है। ऐसा कंपनी काम नहीं करती। आंख बंद करके इतना ब्लाइंड ट्रस्ट किस पे भी नहीं कर सकता। उसके लिए हमें क्या करना, अश्योर्ड रहना पड़ता है। इसीलिए टर्म्स ऑफ बोरोइंग्स डिसाइड करते वक्त ही हम ये डिसाइड करेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो बोरो करता है, बोरो करते वक्त ही रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करता है और उसी फिक्स्ड इंटरेस्ट के हिसाब से आगे पेमेंट होगा। दोनों के बीच में टर्म्स हो गया, फिक्स्ड हो गया 12% का पर एनम देना है। बाद में प्रेम बोल सकता कि नहीं मुझे 10% पर एनम नहीं, 10% पर मंथ चाहिए। नहीं, एक बार जो डिसाइड हो गया वो हो गया। अभी ओके एंड फाइन। सो दिस इज व्हाट वी हैव इन द इंट्रोडक्शन ऑफ बोरोड कैपिटल। लास्ट पॉइंट, बोरोड कैपिटल इज रीपेबल आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये एक redeemable capital है। इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल। थैंक यू सो मच।